हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम रूरल क्रेडिट जो है हमारा, उसमें कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का कैसे स्ट्रक्चर है वो देखने वाले हैं। और ये वीडियो स्पेसिफिकली नाबार्ड ग्रेड ए की जो तैयारी कर रहे हैं फेज़ 1 के लिए, जो 7 सितंबर को एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत यूज़फुल है। और इस वीडियो का जो कंटेंट है आपको जीए में भी यूज़फुल होगा, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में भी, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भी। और आप कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट वीडियो रहेगा, लेकिन मैं आपको ये जो रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर है उसके बारे में, जो कोऑपरेटिव बैंकिंग का रोल है उसके बारे में पूरा आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दूंगा। आपको अगर स्टिल कुछ डाउट रहेंगे वीडियो देखने के बाद, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। आप जब भी कोऑपरेटिव ये वर्ड यूज़ करेंगे, कोऑपरेटिव, इसको हम हिंदी में कहते हैं सहकार। ठीक है, सहकार यानी कि कोऑपरेटिव। और अगर आप देखेंगे इसका जो ज़्यादा डोमिनेंस है कोऑपरेटिव सेक्टर का, अगर आप ये इंडिया का एक शॉर्ट में मैप देखेंगे तो इस पार्ट में आपको ये ज़्यादा दिखाई देगा, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका साइड में। ठीक है, कोऑपरेटिव में क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक या कोई भी कोऑपरेटिव मिल्क इंस्टीट्यूशन होता है, या फिर कुछ भी कोऑपरेटिव बैंक है, मिल्क है। उसके बाद महाराष्ट्र में फिर बाद में जो कपड़े का बिजनेस है वो भी कोऑपरेटिव में होता है। तो कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल जो है, इसका मेन प्रिंसिपल वो है 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट। और अगर आप कंपनी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जितने शेयर्स है उतना आपको वोटिंग पावर रहेगा। तो कोऑपरेटिव बैंक में क्या है, जितने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कितने भी शेयर्स रहे, जब उसका वोटिंग होगा वहाँ पर 1 पर्सन का जो वोट है उसको एक ही वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका जो कोई भी अगर आप बैंक देखेंगे तो उसका जो पूरा गवर्नेंस है वो करता है BOD। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बाकी प्राइवेट बैंक्स में है वहाँ पर तो जो प्रमोटर्स होते हैं उनको रोल मिलता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है, इसके लिए इलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उसके ऊपर ड्यूअल कंट्रोल होता है। ड्यूअल कंट्रोल यानी कि, क्योंकि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती है। एक है यूनियन लिस्ट, यानी कि वहाँ के जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ बनाने का पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। एक स्टेट लिस्ट होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर होता है, और एक कंकरेंट लिस्ट होता है, यानी कि उस एरिया में दोनों स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक्ट बना सकते हैं। अभी ये कोऑपरेटिव जो है ये स्टेट लिस्ट में है, लेकिन अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई है और उसकी वजह से आगे जाके स्टेट और सेंटर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोऑपरेटिव बैंक है, यानी कि आपको पता है बैंक जो है वो यूनियन के पास है एंड कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट के पास है। इसीलिए ये बैंक पे दोनों का कंट्रोल होता है। एक होता है RCS, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और एक दूसरा है यहाँ पर RBI। ठीक है, दोनों का यहाँ पर कंट्रोल होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आपको इंटरव्यू में या कभी फेज़ 1 में या कभी फेज़ 2 में पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको बेसिक यहाँ पर बता दें। तो अभी देखिए, ये अगर चार्ट आपको पता चल गया तो आपको कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सिर्फ रूरल पार्ट देखने वाले हैं। इसका अर्बन जो पार्ट है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। तो कोऑपरेटिव बैंक्स अगर आप देखेंगे, इसका 2 बाइफर्केशन होता है। एक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हम बाद में देखेंगे, आज हम देखेंगे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, इसमें 2 टाइप होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। अभी लॉन्ग टर्म में क्या है, SCARDBs, यहाँ पे देखो फुल फॉर्म दिया है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। और ये होता है PCARDBs, यानी कि प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है, तो मैक्सिमम इसका जो रिलेशन है ये फार्मर लोगों से ज़्यादा आता है। आपने ये बैंक ज़्यादा देखी भी नहीं होगी। हमने जो ज़्यादा हमारा जो रिलेशन आता है, आपने इसका नाम सुना होगा। एक है SCB, यानी कि अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे ऊपर आता है SCB, यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, हर स्टेट में एक होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है DCCB, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। एंड सबसे नीचे होता है पैक्स कहते हैं, या इसको PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये बहुत ज़्यादा होती है
95,000 से ज़्यादा है। एंड टेक्निकली देखेंगे तो ये जो है ये बैंक्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये बैंक्स नहीं होते। यहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए बताया, लेकिन ये बैंक्स नहीं होते, ये सोसाइटी होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो बैंक होती है उसका जो नाम होता है उसमें बैंक वर्ड डेफिनेटली आता है। यहाँ पे बैंक नहीं है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। यहाँ पे देखिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डीसीसीबी ये बैंक है, ये बैंक, जहाँ जहाँ बैंक आता है उसी को हम बैंक कहेंगे। इसको टेक्निकली उन्होंने कहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बैंक्स नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं। तो मेन क्रक्स आज की क्लास का ये है, अगर आपको कोई कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछेगा तो मैंने जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल बताया है वो आपको लिखना है या आंसर में ढूंढना है। उसके बाद दो टाइप होते हैं, एक अर्बन कोऑपरेटिव है, एक रूरल कोऑपरेटिव है। रूरल में दो टाइप होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ये प्राइमरी है, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप कहेंगे रूरल कोऑपरेटिव का शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आया तो मुझे लगता है ये जो मेरा आज का क्लास है उसका पर्पस सॉल्व हो गया। तो अभी देखते हैं इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या दिया है। ये इसलिए ज़रूरी होता है, देखो ये मैंने ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट से लिया है, क्योंकि अगर आपको आंसर लिखना है तो आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे लाइंस लिखते आने चाहिए। देखो, द कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर स्पेशली द रूरल कॉपरेटिव्स इमर्ज रिलेटिवली अनस्कैटर्ड फ्रॉम द फर्स्ट वेव ऑफ द पैंडेमिक इन 2021। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है इससे ये बैंक भी नहीं छूटे हैं, इनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है। In 2021, the Reserve Bank and the government set out to address the issues. The Banking Regulation Amendment Act 2020 gave the Reserve Bank additional powers to regulate the sector. Additional power यानी कि पहले क्या होता था, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इनको हटाने का जो पावर था वो आरबीआई के पास नहीं था, अभी उनके पास आ गया है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे जो लाइन्स है मैं आपको एंड में भी बताऊंगा कि कैसे इसको कंक्लूड करना है, कौन से लाइन्स लिख रहे हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अभी देखो, वो हमने स्टार्टिंग का देखा, उसी को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स बाय एसेट साइज। तो इससे क्या होगा, आपको एक एसेट का पता चलेगा। तो ये जो रेड वाला है, ऑरेंज वाला है, ये है आपका रूरल और ये है अर्बन। यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक में एसेट साइज से हमारा जो रूरल सेक्टर है उससे काफ़ी बड़ा है, 2 या 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें हमने देखा एक रूरल है, एक अर्बन है। अर्बन में एक शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड है, वो हम बाद में देखेंगे, अगले कुछ दिनों में मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। रूरल में क्या है, 2 है, एक है आपका शॉर्ट टर्म है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे ऊपर है आपका डीसीसीबीज, उसके बाद यहाँ पर है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सबसे ऊपर होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद डीसीसीबी एंड उसके बाद है पीएससीएस। और उसके बाद लॉन्ग में यहाँ पर ये है स्टेट लेवल के एंड ये है प्राइमरी लेवल के, गांव लेवल के। तो इससे आपको क्या है, ये डायग्राम से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि उसका जो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो रूरल स्ट्रक्चर है। और रूरल में भी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर सबसे बड़ा है एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल है यहाँ पर। एंड शॉर्ट टर्म में भी आप देखेंगे तो सबसे यहाँ पे बड़ा रोल है डीसीसीबी का 28%, फिर आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है एंड फिर उसके बाद पीएससीएस है, ठीक है। तो ये नंबर सोडा है, ग्रॉस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। रूरल कोऑपरेटिव, ठीक है, ये ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट में काफ़ी बड़ा दिया है, इसमें जो मुझे लगता है रिलेवेंट मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया है। रूरल cooperatives which comprise around 67% of the assets of the all cooperative at the March 2020, जो मैंने लास्ट इसमें दिखाया आपको, as distinguished from their urban peers in terms of their area of operations, reach, performance as well as composition of the liabilities. While a broad depositor base enables UCBs to raise funds at the relatively low cost, ठीक है। यूसीबीज क्या है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इनका कहना है कि इसमें यूसीबीज में आपको कम कॉस्ट पे आप पैसा रेज कर सकते हैं। रूरल कोऑपरेटिव्स आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द बोरोइंग ऑफ देयर ऑपरेशन। इनको क्या है, रूरल कोऑपरेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग करना पड़ता है, ठीक है। अमंग द रूरल कोऑपरेटिव शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, DCCBs, district central cooperative bank, and primary agricultural cooperative societies were established to provide short-term crop loan and working capital loans to farmers and rural artisans. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको ये लाइन
याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है ये पढ़ने पड़ेंगे दो पर्पस के लिए, एक तो एमसीक्यू के लिए और दूसरा जो पर्पस है जो आपको आंसर लिखना है। शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव थोड़ा एक्सप्लेन किया यहाँ पर। इनिशियली फॉर्म टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स, शॉर्ट टर्म रूरल cooperatives have been diversifying their operations to cover the नॉन फार्म सेक्टर, यानी कि पहले से फार्मिंग को देते थे, अभी नॉन फार्म को भी देते हैं। टर्म लेंडिंग टू अलाइड सेक्टर्स एंड पर्सनल एंड हाउसिंग लोन्स अमंग अदर्स। करंटली 20 states have a 3-tier structure with SCBs at the state level, DCCBs at the district level and PSCS at the village level। ठीक है, तो अभी इसका ये पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डीसीसीबीज एंड पीएससीएस है। ठीक है, और ये है आपका राइट साइड में, ये है आपका लॉन्ग टर्म। यहाँ पर कितने बैंक्स है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 33 है, डीसीसीबीज 351 है एंड पीएससीएस का नंबर तो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद प्रॉफिट वाली कितने मेकिंग है, लॉस मेकिंग कितने हैं, इनका एनपीए कितना है, परसेंटेज वाइज अगर आप एनपीए देखेंगे तो 6.7 एससीबीज का है, डीसीसीबीज का 12.6% है, पीएससीएस में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 31%। एंड लॉन्ग टर्म में स्टेट लेवल के जो है उसमें 33%, यहाँ पे 43%, यानी कि जो लॉन्ग टर्म वाले स्ट्रक्चर है वहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। तो आपको ये ग्रॉस आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। अभी ये जो SCRDBs है, फंक्शनिंग विद 791 ब्रांचेस अक्रॉस 13 स्टेट्स, द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ SCRDBs कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि यहाँ पर इनका कहना है कि वो अभी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हो रहा है। ट्रैक डाउन बाय इन्वेस्टमेंट ऑन द एसेट साइड एंड द बोरोइंग ऑन द लायबिलिटी साइड। ठीक है, अभी इसके अंदर ये प्राइमरी वाला है। एट द एज देयर वेर 602 PCRDBs फंक्शनिंग अक्रॉस 8 स्टेट्स, यानी कि ये सब स्टेट्स में भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या है, ब्रॉड लेवल पे ये वीडियो देखने के बाद आपको, मैं आपको कहता हूँ इसका कैसे नोट्स बनाना है। आप ये A4 साइज का पेज ले लो। ठीक है, इसके 8 पार्ट कर लो, फ्रंट साइड में 8 पार्ट्स, बैक साइड में 8 पार्ट्स। बस इसके अंदर आप जितना लिख सकते हैं उतना ही लिखिए, उससे ज़्यादा लिखने का पर्पस मतलब फ़ायदा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एट दी एंड आपको ये रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में इसके बारे में लिख नहीं पाएंगे। तो शॉर्ट में आपको नोट बनाना है यहाँ पर। अभी ओवरऑल असेसमेंट देखो तो इस तरीके का आपको कंक्लूजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये असेसमेंट जो है ये आप इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको फेज 2 में आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव आंसर, या आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। देखो, अर्ली इंडिकेटर सजेस्ट दैट कोऑपरेटिव बैंक्स विदर द फर्स्ट वेव ऑफ द पैंडेमिक वेल। ठीक है, यानी कि अच्छा इतना यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट एड्रेस डीप सीटेड फॉल्ट लाइन्स आर एक्सपेक्टेड टू कैटलाइज चेंज इन देयर ऑपरेशंस। यूसीबीज यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में तो मैं इसको फ्लो में पढ़ लेता हूँ। आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी टू एड्रेस कॉम्पिटिटिव प्रेजेंस फ्रॉम अदर नीश बैंकिंग सेगमेंट सच एज एसएफबीज, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है जो अभी हम अगले क्लास में देखेंगे, उसको ये एसएफबी से काफ़ी अभी चैलेंज हो रहा है, तो इसलिए वो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। मैटर्स ऑफ inadequate governance are being addressed through the regulatory as well as enforcement actions. Going forward, with a turnaround in the economic activity, it is expected that the sector may build as its resilience and leverage on recent financial improvements to expand its footprints in order to reach फाइनेंस टू दी ग्रास रूट लेवल। तो कोऑपरेटिव का मेन जो प्रिंसिपल है कि जो हमारा सोसाइटी का जो ग्रास रूट लेवल है सबसे बॉटम वाला पार्ट है, क्योंकि उनको जल्दी एक्सेस मिलता नहीं है फॉरेन बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का भी, या अपना प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। इसलिए ये जो रूरल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, उनकी लोकल लेवल पे जान पहचान होती है, इसलिए इनका जो कनेक्ट है ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक से अच्छा होता है, इसलिए वहाँ पर उनको जल्दी से लोन मिल जाते हैं। तो ये है एक A4 साइज़ का पेज लीजिए, उसके फ्रंट एंड बैक साइड में इस लेक्चर्स में से आपको जो जो इम्पोर्टेंट लगता है वो एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम भी बनाना चाहिए एवरी टाइम नोट्स मेकिंग जब आप करते हो, तो क्योंकि आपको वो क्लिक होगा। क्योंकि ये 3 टायर स्ट्रक्चर जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट वाला, उसके बारे में क्वेश्चन फेज़ 1 या फेज़ 2 में डेफिनेटली आएगा। तो अभी हम इसके बाद
अगला जो मेरा क्लास होगा उसमें हम ये यूसीबीज है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, एंड उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम आरआरबी देखेंगे। और ये क्यों मैंने सेलेक्ट किए ये 3 टाइप के बैंक्स, क्योंकि हमारा नाबार्ड का एग्जाम है, इसमें रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर, ये एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज, इस तीनों में से किसी एक पे मुझे लगता है इस बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएगा एंड एमसीक्यू में भी इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.